एपिसोड 104 एंड 105। नीनो के चेहरे पर भाव बदल गए। इतने सालों तक इस धंधे में काम करने के कारण उसने हर तरह के लोगों को देखा था। वह उन सभी को जानता था। हालांकि आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक अथाह शत्रु का सामना कर रहा है। अर्जुन की आभा बहुत अनोखी थी। इसने नीनो पर किसी और से अलग तरह का दबाव डाला। ऐसा लग रहा था मानो इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की बैकग्राउंड बहुत ही असाधारण थी। नहीं, लगभग नहीं। उसने निश्चित रूप से ऐसा किया। अर्जुन के पहले बोलने के बाद नीनो को यही अनुभूति हुई थी। फिर भी नीनो खुद कोई रीढ़विहीन काय नहीं था। उसने 2 बार ठंडी हंसी में कहा, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो, मास्टर कपूर? हाँ, मिस्टर ठाणे यहाँ हैं, लेकिन मत भूलना, मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड का नेता हूँ। मिस्टर ठाणे के बॉस के पास चाहे जितनी भी ताकत क्यों ना हो, वह मुझे हटाने से पहले पुनर्विचार करना चाहेगा। ये सही था। नीनो जॉर्ज थॉमस के बारे में बात कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने देखा, अर्जुन अब केवल इतना साहसी कार्य कर रहा था क्योंकि उसके पास जॉर्ज थॉमस के पैसे और प्रतिष्ठा का समर्थन था। यदि वे वास्तव में इसे झगड़े में बदलना चाहते थे तो नीनो के पास उसके इशारे पर काम करने के लिए बहुत सारे गुंडे थे। इस तरह उन्होंने युवावस्था में बड़ी सफलता हासिल की। यह उसका क्षेत्र था। इसके अलावा नीनो के पास काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी था। उसे एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था। अगर वे वाकई इसे युद्ध में बदल देते तो उन्हें बस उस आदमी को कुछ शब्द कहने के लिए बुलाना पड़ता। इससे जॉर्ज थॉमस भी कुछ देर के लिए रुक जाते। व्यवसायियों के लिए, यदि वे सावधान न रहें तो हर निवेश उनके संपूर्ण भाग्य को प्रभावित कर सकता है। नीनो की उम्मीदों के विपरीत, अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नीनो, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, और तुम मुझे 1 मील से भी कम आंक रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं, या तुम्हारी पीठ पीछे कौन है। अगर मैं, अर्जुन कपूर, तुमसे छुटकारा पाना चाहूं, तो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। वह अविश्वसनीय रूप से अहंकारी था। हर शब्द में एक जंगली गर्व झलक रहा था। नीनो की भौहें गहरी हो गईं और उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। क्रूर मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं, मास्टर कपूर? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका रवैया ही काफी था। नीनो ने भी अपने पैर पीछे नहीं खींचे। वह 2 कदम पीछे हटा, और कई दर्जन गुंडे सभी दिशाओं से बार में घुस आए। वे सभी गुंडे और बदमाश थे, जो लाठी, बल्ले और अपंग करने की इच्छा से लैस थे। करो, नीनो गुस्से से दहाड़ा, और फिर जोर से बोला, लेकिन उन्हें मत मारो। नीनो ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। वह मास्टर कपूर और मिस्टर ठाणे को पकड़कर उन्हें सबक सिखाने वाला था। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वे उससे पंगा न लें। एक बार जब वह उन्हें बंदी बना लेता, तो वह तुरंत अपने संरक्षक को बुलाता और उससे इस मामले को सुलझाने के लिए कहता। आखिरकार, मिस्टर ठाणे जॉर्ज थॉमस के आदमी थे। नीनो के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह थॉमस के आदमियों पर बिना किसी नतीजे के हमला कर सके, कम से कम अभी तक तो नहीं। जैसे ही गिरोह तेजी से उन पर टूट पड़ा, अर्जुन और अन्य लोग जरा भी घबराए हुए नहीं दिखे। अर्जुन बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसी समय, बार के बाहर कई दर्जन काली SUV गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हुई आईं, और पलक झपकते ही स्टारलाइट बार को घेर लिया। पूरी एकता के साथ, काले सूट और काले चमड़े के जूते, काले धूप के चश्मे और सफेद दस्ताने पहने 40 या 50 अंगरक्षक कारों से बाहर निकले। वे जल्दी से 2 पंक्तियों में खड़े हो गए, जिससे बार के प्रवेश द्वार का रास्ता खुल गया। उसके बाद, काले रंग की लाइसेंस प्लेट वाली एक काली जगुआर कार दरवाजे पर रुकी। ये सचमुच एक अद्भुत दृश्य था। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। कार का दरवाजा खुला और कबीर बाहर निकला, सिर से पैर तक सफेद सूट पहने हुए। उसने अपने सिर से फेडोरा उतारा और स्टारलाइट बार के दरवाजे की तरफ देखा, जो कसकर बंद था। यह उनका ट्रेडमार्क प्रवेश था। उसकी एक नज़र ही काफी थी। छलावरण में सजे टाइगर ने कार से बाहर निकलकर उसका पीछा किया। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और अपने आदमियों के साथ जबरदस्ती दरवाजे से नीचे उतर गया। उसके बाद, कबीर बार में घुस गया। उसके आदमी 2 पंक्तियों में उसके साथ अंदर घुस गए। बेशक, टिना और कोने में छिपे अन्य लोगों ने पूरे शानदार दृश्य को अपनी आंखों से देखा। काइल को बहुत पहले ही झटका लगा था और वह बेहोश हो गया था।
वह नीचे की ओर फर्श पर गिर पड़ा और लगातार हकलाता रहा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कबीर कबीर रनावत, मुंबई शहर के अंडरवर्ल्ड का सम्राट। हाँ, वह भी यहाँ है। कबीर रनावत, मुंबई शहर का भूमिगत सम्राट। वह नाम और उपाधि उनके कानों में मृत्यु की घंटियों की तरह गूंज रही थी। मुंबई में 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के दादा दादी तक सभी लोग कबीर रनावत का नाम जानते थे। वह निश्चित रूप से राक्षसों में राक्षस था। कबीर अपने साथ जो लोग लेकर आया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक खगोलीय तूफान आने वाला है। स्टारलाइट बार आज असाधारण रूप से लोकप्रिय लग रहा था। काइल इतना घबरा गया कि वह दुम दबाकर भाग गया। वह अब यहाँ और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। ये बहुत डरावना था। बाकी 2 लड़कियां भी इससे बेहतर नहीं थीं। वे इतनी घबराई हुई थीं कि वे मुश्किल से बोल पा रही थीं। और उन्होंने टिना को घसीट कर ले जाने की कोशिश की। चलो, टिना, हमें जाना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। पहले मास्टर नीनो थे और अब मास्टर कबीर हैं। तुम्हारा वो जीजा अब पक्का मर चुका है। जल्दी करो, भागो। अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो हम भी मर जाएंगे। चलो पुलिस को बुलाते हैं। मुझे संदेह है कि अर्जुन कपूर इस जगह से बचकर निकल पाएगा। इसलिए जल्दी करो और पुलिस को बुलाओ। शायद इस तरह से कम मरेगा तो नहीं। उनमें से कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वे सभी मृत्यु के समान पीले पड़ गए थे। टिना भी बहुत डरी हुई थी। अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो वह भी इसमें शामिल होगी। क्या उसे चले जाना चाहिए? उसे पुलिस को क्या बुलाना चाहिए? जब वह जा रही थी, तो क्लब में एक्सपोजर स्टार मच गया। नीनो के एक जीव से अधिक भाड़े के लोगों ने अर्जुन और अन्य लोगों को घेर लिया, उनके कोयले पर खून का चश्मा सा चमक रहा था। पकड़ो! जैक्सन दहाड़ा। आदमी झपट पड़े। प्रभावशाली दृश्य था, है न? हालांकि, अभी इसकी पूरी सीमा नहीं थी। यह अचानक ही घटित हो गया। अचानक, बार में कुछ जोरदार आवाजें आईं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर के गलियारों से 7-8 लोग उड़ते हुए बाहर आए। वे सभी नीनो के आदमी थे। काले सूट पहने कुछ झगड़ालू लोगों का एक समूह बार के मुख्य हॉल में घुस आया। इस समूह का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि टाइगर रनावत कर रहा था, जिसका शरीर सुगठित था और जिसमें हिंसा की झलक थी। अकेले ही उन्होंने 1 दर्जन गुंडों का सामना किया, जो सभी बल्लों से लैस थे। ये वे लोग थे जिन्हें नीनो ने दरवाजे की रखवाली का काम सौंपा था। लेकिन जब उनका सामना टाइगर से हुआ तो उनमें से किसी के पास कोई मौका नहीं था। वे सभी जमीन पर गिरकर लहूलुहान हो गए। नीनो ने जब शोरगुल सुना तो वह गुस्से में था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और देखा कि कबीर भीड़ के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसने उसे बहुत परेशान कर दिया। कबीर, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा क्षेत्र है। तुम अपने इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? नीनो खुद से बाहर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर अपने आदमियों के साथ उसकी पार्टी में घुस आएगा। वे दोनों वर्षों से एक दूसरे से झगड़ते रहे थे, लेकिन आज की तरह उनमें कभी खुलकर टकराव नहीं हुआ। कबीर क्या कर रहा था? क्या वह 5 साल पहले जैसा एक और रक्तपात चाहते थे? क्या वह उस सौदे को भूल गए जो उन्होंने उस समय किया था? हालांकि, कबीर ने नीनो को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह बस अर्जुन के पास गया, अपनी कमर झुकाए और अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर कपूर, मैं अपने 40 सबसे अच्छे लोगों को लेकर आया हूं। साथ ही, मैंने अपने लोगों को नीनो के क्लबों, कंपनियों और यहां तक कि एल नीनो के जगह को घेरने का आदेश पहले ही दे दिया है। आपको बस एक शब्द कहना है, सर, और नीनो गिल की मौजूदगी आज ही इस शहर से उखाड़ दी जाएगी। कबीर ने सीधे मुद्दे पर आकर अपनी सारी व्यवस्थाएं और योजनाएं समझा दी। वह कई वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। फिर भी, नीनो ने जब ये सब सुना तो वह जोर से हंस पड़ा। क्या तुम भी पागल हो, कबीर? तुम भी इस आदमी का इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? कबीर की रिपोर्ट सुनकर नीनो एक क्षण के लिए घबरा गया। हालांकि, 1 सेकंड के बाद उसे यह बहुत हास्यास्पद लगा। उनके पास कुल मिलाकर कम से कम कई दर्जन क्लब और कंपनियां थीं। वे इतने सारे संगठनों को इतनी आसानी से कैसे उखाड़ सकते हैं? यदि उनके पास ऐसा करने की शक्ति भी होती, तो भी यह ऐसा काम नहीं था जो एक शब्द से किया जा सकता, है ना? इसके अलावा, ऐसा भी नहीं था कि नीनो पूरी तरह से रक्षाहीन था। कबीर ने पलटकर नीनो को भावशून्यता से देखा।
उसने ठंडे स्वर में कहा, नीनो गिल, इतने सालों में हमने अपनी छोटी मोटी झड़पों को गुप्त रखा है और उचित सीमा में रखा है। लेकिन आज तुम्हें मिस्टर कपूर से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। चूंकि उन्होंने कहा है कि वह तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके आदेश को पूरी तरह से पालन करूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन नहीं होता कि मुंबई शहर का सबसे ताकतवर आदमी, महान कबीर रनावत, एक बदमाश से अपने आदेश लेता है। तुम मुझे क्या समझते हो, एक बेवकूफ बच्चा। मैं तुमसे नहीं डरता। नीनो गुस्से से चिल्लाया। एक झटके में उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। अरे, रियो। कुछ लोगों को स्टारलाइट पर ले आओ, जितने हो सके उतने। जितनी जल्दी हो सके। ये युद्ध है। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। जी सर, मास्टर नीनो। मैं कुछ आदमी लेकर आऊंगा। पर अगले ही पल फोन में बहुत तेज आवाज आई। मैं बहुत से लोगों के आने की आवाज आई, जिन्हें देख नीनो के फोन पर दूसरे साइड वाला आदमी चिल्लाकर बोला, क्या बकवास है? तुम लोग कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? सब लोग, रुक जाओ। हम संयुक्त कानून प्रवर्तन से हैं, तुम सब गिरफ्तार हो। जमीन पर लेट जाओ। पुलिस की एक टीम सामने खड़ी थी। नीनो रुक गया, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। फोन पर उसे लड़ाई की आवाजें और कुछ गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। उसी समय, उसके स्पीकर पर एक बहुत ही सख्त आवाज आई। नीनो, माइकल चांस यहाँ है। हम इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही मिलेंगे। माइकल चांस, कानून प्रवर्तन टीम के कप्तान। वह काफी समय से नीनो पर नजर रखे हुए था, लेकिन वह कभी भी आवश्यक सबूत नहीं जुटा पाया। हालांकि, अभी 10 मिनट से भी कम समय पहले उन्हें एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें नीनो के अपराधों के सभी सबूत थे। यह अकाट्य प्रमाण था, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपनी टीम के कई दर्जन सदस्यों और सीमा गश्ती दल के कुछ लोगों को जुटाया। वे 200 से ज्यादा लोगों को लेकर आए, जो असली गोला बारूद से लैस थे, और उन्होंने एल निनोस के ताइक्वांडो डोजो को घेर लिया। इसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया गया। इस खबर ने नीनो को पूरी तरह चौंका दिया। अब वह पूरी तरह से घबरा गया था। फिर भी, उसे पहले भी संकटों का अनुभव था। बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने एक और नंबर पर कॉल किया, जिस पर उसने शायद ही कभी संपर्क किया हो। हेलो, मास्टर जैक। मैं यहाँ थोड़ी परेशानी में हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। यह नीनो का तुरुप का पत्ता था। एक अत्यंत शक्तिशाली आदमी। वह व्यक्ति इतना रहस्यमय था कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी सीमाएं कहाँ हैं।